हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजन आरएफ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर फर्स्ट में इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, जो अलग अलग थ्योरीज है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देन मूव करेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स पे। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे बताएंगे आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, देन स्टार्ट करेंगे। और एक बार उससे पहले बताएंगे कि लास्ट वाले सेशन में जितनी चीजें कवर अपन ने की हैं और उसी के साथ साथ जो अपन कवर कर चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, वहां तक सभी को क्लियर है और साथ ही साथ रिवाइज आप कर रहे हो, इतनी मुझे इंश्योरिटी करो, क्योंकि वहां तक अपन कवर कर चुके हैं। जितने कवर करते हैं उतने साथ साथ रिवीजन उनका होता रहना चाहिए। तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्वेच्छा, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले कि जो इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल थ्योरीज दे रखी हैं, उनको दो भागों में क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज में डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इन थ्योरीज में से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एक टाइप क्वेश्चन आता है मेज द कॉलम वाला, और मेज द कॉलम वाला क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जहां पे थ्योरीज के नाम दिए जाएंगे और उनके राइटर दिए जाएंगे कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। सेकंड आता है इनके मीनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी ने क्या बताया है, उसके बारे में बात करता है। टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है। और आप इसको देख सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन बनता है। एक जो बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 में अपन थ्योरीज पढ़ते हैं, और ये यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में जो थ्योरीज पढ़ते हैं, वहां से एक मेजर कॉलम वाला क्वेश्चन हर बार 100% शॉर्ट के साथ पूछा जाता है। सभी मैम आज मेरा फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट डे, वेलकम सभी हमारी क्लास में। होपफुली आप सभी चीजें साथ में समझो, जहां पे डाउट हो साथ के साथ पूछ लेना। तो शुरुआत करते हैं चीजों को पढ़ने से। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है क्लासिकल और कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरीज, फिर आती है मॉडर्न थ्योरीज। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मेर्केलिस्टिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, एक्सेल एंड होले थ्योरी। ये सारी थ्योरी कौन सी है, जिसे अपन बोल सकते हैं क्लासिकल थ्योरी। इंटरनेशनल बिजनेस में क्लासिकल थ्योरीज है, जो स्टार्टिंग में जब इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हुआ उस टाइम से जो चली आ रही है। मॉडर्न को बोल सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में इनोवेशन हुआ है। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरीज होगी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप मार्केटिंग में भी पढ़ते हो। साथ ही साथ ग्लोबल स्ट्रेटेजी रिलेवेंट थ्योरी, क्वार्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ये सारी थ्योरीज है। तो इनके बारे में अपन वन बाय वन करके चर्चा करने वाले हैं। तो इनका मीनिंग आपको समझना है, ठीक है? तो तैयार हो। और लास्ट वाला जितना अपन ने पढ़ा था, क्या सभी को क्लियर है? गुड आफ्टरनून मुस्किन। चलो, तो अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट थ्योरी से। पढ़ना उसका क्या मतलब है क्या नहीं है, उसको अपन शुरुआत यहाँ पे करते हैं। तो इसको बोलते हैं वाणिज्यवाद या मर्केलिज्म। जो थ्योरी है वो 1600 ईस्वी 1800 ईस्वी में आई है, जो किसके द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। लेकिन ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में किसके बारे में कहा गया है, दी गई किसके द्वारा है? एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। सबसे पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी आई थी वो कौन सी है? वाणिज्यवाद बोल दो, मर्केलिस्टिज्म थ्योरी बोल दो, दोनों में यहाँ पे इनका मतलब अब समझना है कि सिंपल सी बात, इस थ्योरी में क्या कहा गया है? इस थ्योरी का मतलब यहाँ बोला है कि आप क्या करो, एक्सपोर्ट को क्या करो, इंक्रीज करो, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट, की इंपोर्ट कम करो और आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो, निर्यात ज्यादा करो और आयात कम करो। ये वर्ड का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। निर्यात का मतलब होता है अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को सेल करना अदर कंट्री में। इट्स कॉल्ड एक्सपोर्टिंग। एंड इंपोर्टिंग होता है कि अदर कंट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज करना अपनी कंट्री के लिए, तो वो कहलाता है इंपोर्ट। तो इस थ्योरी ने कहा कि जो अपन क्या मानते थे, जो गोल्ड और सिल्वर में जो बिजनेस होता था, क्योंकि पहले के टाइम में पैसे नहीं हुआ करते थे, इन चीजों में क्या चलता था, जो ट्रांजेक्शन है वो चला करता था। तो वहां पे क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इंपोर्ट को क्या करो, बढ़ावा दो। तो ये
थ्योरी आई स्टार्टिंग में कि आपको कुछ नहीं देखना है, ओनली इंपोर्ट को इंक्रीज करने पे फोकस दिया जाता है। और इसके बारे में क्वेश्चन बस इतना पूछा जाता है कि ये जो थ्योरी है इसकी किसके बारे में चर्चा की गई है, तो इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्टिंग, इतना याद रखोगे, एक लाइन याद रखोगे, वहीं से बन जाएगा। जितनी थ्योरीज बताऊंगी उन सब थ्योरी में बस एक एक लाइन बताऊंगी जो आपको याद रखनी है और उसी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फर्स्ट थ्योरी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बोली गई है इसके बारे में, धन का अर्थ सोना चांदी राष्ट्रीय शक्ति के लिए निर्यात को अधिकतम करना और आयात को न्यूनतम करना क्या कहलाता है, यहाँ पे इसे कहते हैं मर्केलिस्टिज्म थ्योरी, जहां पे वेल्थ इज गोल्ड एंड सर्विसेज, जो वेल्थ है, पैसे है, पैसे को पहले किसके रूप में देखा जाता था, गोल्ड एंड जो सिल्वर था उसके रूप में। पहले यहाँ पे अपन जो आज करेंसी यूज करते थे वो यूज नहीं होती थी, तो क्या हुआ यहाँ पे वेल्थ इज गोल्ड एंड सर्विसेज, मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट, क्या करना है, एक्सपोर्ट में मैक्सिमाइजिंग करना है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, और क्या करना है, मिनिमाइज इन इंपोर्ट, मिनिमाइज यानी जो क्या है आपका आयात है, जो आप परचेज कर रहे हो बाहर की कंट्री से, वो आपको कम करना है, कम से कम इंपोर्ट करना है। तो ये सिंपल सी इसके के द्वारा कही गई है, जो मर्केलिस्टिज्म थ्योरी आई है 16-18 सेंचुरी में, और किसके द्वारा दी गई है, एडम स्मिथ द्वारा। फिर अपन बात करते हैं, सेकेंड आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एडम स्मिथ द्वारा दी गई ये थ्योरी है। तो यहाँ पे तो क्या कर दिया गया, एडम स्मिथ द्वारा बता दिया गया कि एक्सपोर्ट को आप बढ़ाओ, इंपोर्ट नहीं है। तो क्या किसी कंपनी, किसी कंट्री में ऐसा चल सकता है कि आप ओनली एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर ही नहीं हो? तो यहाँ की जो बोल सकते हैं जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता जो नीडेबल प्रोडक्ट्स है, उनकी सप्लाई कहाँ से होगी या वो कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इस थ्योरी में चेंज करके एडम स्मिथ द्वारा 1776 में क्या दी गई है, ये थ्योरी दी गई है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसमें अपन देखते हैं कि क्या बात कही जा रही है, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये जो थ्योरी है सिंपल सी एक बात कहती है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको किस में फायदा है वो आपको देखना है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है, एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो ये क्या कहती है कि जो कंट्री है उस कंट्री को क्या काम करना है कि जो प्रोडक्ट बनाने में हमें क्या मिल रहा है, जो प्रोडक्ट हम अच्छे से बना सकते हैं, जो प्रोडक्ट हम अच्छे से बना सकते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन है, यानी जिसमें अपनी विशेषज्ञता है, जिसको अपन बहुत बेटर तरीके से बना सकते हैं, क्या करने में, कम कॉस्ट में अपन उसको बनाने में क्या है, तैयार है, सक्षम है, तो उसे अपने को क्या करना चाहिए, उसी को मैन्युफैक्चर आपको करना है और उसी को क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ये थ्योरी क्या की कि जिसमें आप बहुत बेहतरीन हो, जिसमें आप बेस्ट हो, उसको तो आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो, और जो चीजें आपको नहीं पता है या फिर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते अदर फॉरेन कंट्री से, वो इंपोर्ट कर लो। तो इन्होंने बेस या फिर फोकस नहीं किया, फोर्स नहीं किया एक्सपोर्ट के लिए, ओनली इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा काम भी करोगे, जैसे अगर आपको पता है कि आपकी 10 यूनिट्स है, उन 10 यूनिट्स में कुछ ऐसी यूनिट्स होगी जो आप खुद से भी कर सकते हो। आपको जैसे बैंकिंग वाला हो गया, बैंकिंग वाली यूनिट है, उसमें ओनली आपको डेट्स याद करनी है, फंक्शंस याद करने हैं बैंक वगैरह के, तो वो आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे अगर यूनिट नंबर सेकंड इनकम टैक्स की बात करें या फिर और यूनिट बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस फाइनेंस की बात करें, तो वो आप खुद से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इसी का कि जो बैंकिंग आप कर पा रहे हो वो बैंकिंग तो आप खुद से, यानी सेल्फ स्टडी आप करो, सेल्फ स्टडी से कवर कर लो, जिससे आपकी जो कोर्स है, सिलेबस वो टाइमली यानी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जो अदर यूनिट्स है उन अदर यूनिट्स को आप क्या करो, आप टीचर से पढ़ लो। तो ये क्या हो गया, ये इस थ्योरी का कहना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को आप बनाओ जो आप बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें क्या है, सारे मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल आपके पास है, उनको आप मैन्युफैक्चर करो, बनाओ, उत्पादित करो। और क्योंकि देखो
आपका मेन फोकस है सिस्टम टॉपिक से, नेट पे फोकस है, तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। वहीं पे आप नेट के साथ नेट के साथ आप देख रहे हो कि अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन है, वहां पे भी माइंड लगा रहे हो, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर रहे हो, साथ साथ उनकी भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे, एक भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो क्या कह दिया कि अगर आप एक पे ही अगर फोकस्ड रहते हो, एक ही मैन्युफैक्चर करने में जिसमें आप क्या हो, बहुत ही परिपूर्ण हो, अगर उस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उससे मैन्युफैक्चर में आपकी क्वालिटी इनहेंस होगी, ज्यादा क्या जाएगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, उसका बिजनेस है वो बढ़ेगा, तो आप वहीं से अर्न कर रहे हो। अब जो नहीं बना रहे हैं, फालतू में क्यों दिमाग लगाना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, फालतू में जो आपके क्या है रॉ मटेरियल्स है वो खराब होंगे, उनसे सही है कम टाइम होगा और आप उसको इंपोर्ट कर लो, अदर कंट्री से परचेज कर लो, दैट्स इट। ये क्या कहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बाय एडम स्मिथ द्वारा कहा गया है कि आपको ये नहीं करना कि ओनली एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जिसमें आप अच्छे हो, अच्छे खासे आपको मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसको एक्सपोर्ट कीजिए, बाकी अदर सामान है, अदर प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को क्लियर हो गई, दो थ्योरी है जो रिलेटेड टू एडम स्मिथ है, क्या सभी को क्लियर हो गई, दोनों समझ में आ गई है, मैर्केलिस्टिज्म थ्योरी और साथ ही एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। बताओ, देखो सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आया, एक बार समझना मेरी, मैंने कहा ए प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट ए है, जो क्या है हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ए है जो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, अपने पास जो रॉ मटेरियल है बहुत अच्छी तरीके के हैं प्रोडक्ट ए को बनाने में। उसी प्रकार से प्रोडक्ट कोई बी और सी हैं जिनको बनाने में अपने पास क्या है, रॉ मटेरियल नहीं है या अपन अच्छे से मैन्युफैक्चर इनका नहीं कर सकते, ये बात हुई। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, फर्स्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट केस बनता है जहां पे प्रोडक्ट एक ही बात कर रहे हैं, आप बेस्ट मैन्युफैक्चर उसका बन सकते हो, तो इसको आप क्या करो, मैन्युफैक्चर करके इसका आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, यानी एक्सपोर्ट निर्यात को आप बढ़ावा दो। पहली बात तो इन्होंने की। अब जिनका आप नहीं कर सकते हो, यानी जो यूनिट आपको आ ही नहीं सकती खुद सेल्फ स्टडी से, तो वो किसी की हेल्प लो, फ्रेंड की हेल्प लो या मेंटोर की लो, टीचर की लो, हेल्प लेके आप उसको पढ़ सकते हो। तो क्या कहा कि जो प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसका आप क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट अदर कंट्री से आप क्या कर लो, आयात कर लो, इंपोर्ट कर लो। तो ये थ्योरी कहती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये फोकस नहीं, मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि एक्सपोर्ट को आप इंक्रीज करो, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना नहीं है, आप उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करो जिसमें बेस्ट हो आप, या जिसमें आपकी कंट्री है वो अच्छे से बना सकती है, उत्पादित कर सकती है उस प्रोडक्ट को, और उसको बना के फिर उसको एक्सपोर्ट करो। तो ये कहना है एब्सोल्यूट एडवांटेज, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, एंड दी एंड प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस जहां वर्ड लग जाता है वहां अपन पहले देखते हैं सारे एनालिसिस करके कि हमें प्रॉफिट होगा है नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, अच्छा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अच्छे से सेल मान लो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट हो रहा है। उस प्रॉफिट में से मान लो कि कुछ हिस्से से, कुछ प्रॉफिट में से आपको मान लो 1 CR का प्रॉफिट हो गया, तो आप यहाँ पे मान लो 1 CR का, 1 CR का अगर मैन्युफैक्चर क्या कर लोगे, प्रोडक्ट अगर परचेज भी करके ले आ रहे हो, या बोल सकते हो कि इंपोर्ट भी करके ले आ रहे हो, तो आपका फायदा ही है, क्योंकि टाइम बच रहा है, आपको टाइमली प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, और वो टाइम आप लगा सकते हो इस एक्टिविटी में। तो ये क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहलाती है। क्या अब समझ में आ गया, जिनको समझ में नहीं आया था, सवीक्षा का डाउट आया था, क्या क्लियर है? सवीक्षा, सभी, सुनीता, मुस्किम, क्लियर है, डन है यहाँ तक? अच्छा, क्लियर हो गया। तो दो अपनी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से कंप्लीट हो चुकी है। मूव टू अनदर, नेक्स्ट थ्योरी पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी।
कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, डेविड रिकार्डो द्वारा दी गई है। ये मैं साथ में नाम क्यों बता रही हूँ, साथ में नाम इसीलिए मैं मेंशन यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मेज द कॉलम जो क्वेश्चन पूछा गया जाएगा उसमें एक तरफ आपको आपको नेम ऑफ थ्योरीज दी जाएगी, सेकंड में आपको दी जाएगी ऑथर नेम। तो आपको इस प्रकार से मेच करना होगा। तो फर्स्ट थ्योरी मेर्केली सिस्टम थ्योरी दी गई है एडम स्मिथ द्वारा, एडवांटेज थ्योरी दी गई है एडम स्मिथ द्वारा, और कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, डेविड रिकार्डो। थर्ड टाइप ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी मेर्केलिज्म थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि ओनली एक्सपोर्ट को करो, लेकिन एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में कहा गया है कि जिसमें अच्छा हो वो एक्सपोर्ट करो, लेकिन इंपोर्ट भी करो। हाँ, इंपोर्ट भी करो, इंपोर्ट कर सकते हो जिनमें आप बना नहीं सकते, अपने पास रिसोर्सेज नहीं है जिनके लिए, वो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर लो, बस इतनी सी। अब कंपेरेटिव थ्योरी आ रही है, तो क्या ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा है कंपेरेटिव, कंपेरेटिव थ्योरी की अगर अपन बात करते हैं तो कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन किसके बारे में, किसके साथ होता है, कंपैरिजन कैसे होता है, कंपैरिजन होता है एक या दो में। कंपैरिजन कब होगा, जब दो चीजें होगी, राम अच्छा है, किससे अच्छा है, श्याम से अच्छा है, जैसे सभी अच्छी है, किससे अच्छी है, किसी का भी नाम लेते आप नाराज हो जाओगे। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन के लिए दो गुड्स होने चाहिए, दो पर्सन होने चाहिए, दो कंट्री होनी चाहिए, कुछ तो अपने पास ऐसा हो। तो इसमें डेविड रिकार्डो ने क्या कहा, कंपैरेटिव आ गया, यानी आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। सिंपल सा, तो ये मैंने इतना समझा, इस वर्ड से मैंने इतना समझा कि आपको तुलना करनी है। अब किसमें तुलना करनी है और कैसे तुलना होगी, कंपैरिजन में डिफरेंट टाइप के होते हैं, पर्सनैलिटी का भी होता है, क्वालिटी का भी होता है, एजुकेशन का भी होता है, क्वालिफिकेशन का भी होता है। तो कौन सा अपने को क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है, देखो मैं कुछ नहीं लिख रही, ये ओनली बोला गया है डेविड रिकार्डो द्वारा, एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज, यानी एडवांटेज का मतलब क्या होता है, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज का मतलब क्या है, लाभ होता है, क्या लाभ होता है, बोल सकते हैं प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है। अब कंपैरिजन करना है और प्रॉफिट का करना है, तो ये कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे अपने पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, इन दोनों की पहले निकालो कॉस्ट, अपन निकालते हैं कि दोनों प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में मुझे कॉस्ट क्या आ रही है, ये अपने को क्या है एक बार देखना है कि दोनों की कॉस्ट हमें क्या आ रही है। अब मान लीजिए इसके मैन्युफैक्चर में अपने को कॉस्ट आ रही है 10 लाख, इसके मैन्युफैक्चर में अपने को कॉस्ट आ रही है 20 लाख, ठीक है, ये आ रही है कॉस्ट। अब अगर एज ए बिजनेसमैन आप सोचोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, आप क्या चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, जब कॉस्ट कम होगी। तो क्या आप यहाँ पे मूव करोगे किसके ऊपर, प्रोडक्ट ए के ऊपर, क्या करोगे आप, मैन्युफैक्चर किसका करना चाहोगे, प्रोडक्ट एक का मैन्युफैक्चर करना चाहोगे। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है, दो वस्तुओं, दो उत्पादों में बीच में तुलना करो, जिसकी आपको क्या आ रही है, जिसकी लागत आपको कम आती है, उस प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, और उसी का आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो, उसी को एक्सपोर्ट करो। तो ये कहने का है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। क्लियर हुआ है नहीं, बताइए क्या क्लियर हुआ, समझ में आ गई थर्ड टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरी। देखो अपने कॉमर्स में जो चीजें दी गई हैं वो डिफिकल्ट नहीं है, उसमें बस आप वर्ड का पहले मीनिंग निकालो। अगर मुझे पता नहीं है, देखो मुझे पता नहीं है, तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपेरेटिव लिखा,
कंपेरेटिव यानी कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलना, तुलना किस में होती है, दो चीजों में ही होगी, एक अकेले में तो तुलना हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दो प्रोडक्ट, ऐसा कुछ तो होना ही चाहिए। तो फिर मैंने क्या कहा कि आगे किसमें कंपैरिजन तो होगा, लेकिन किसमें होगा, तब भी कोई आज तक इतना डिटेल में नहीं समझाया था। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। सभी ऐसे ही पढ़ेंगे, अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि यही चीजें आपके काम में आने वाली है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आपको नहीं दे रखा है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, बट पूछ ले, क्या पता, बोल सकते हैं ना, थोड़ा अलग चलता है माइंड। अगर आपको जो भी देनी है तो फिर गवर्नमेंट का भी थोड़ा तो ध्यान रखना। देखो, करंट अफेयर्स आते हैं जो रिगार्डिंग टू अपने जो बिजनेस, जो इंटरनेशनल बिजनेस में जो कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ पॉलिसी चेंज होती है, तो उसके रिगार्डिंग, वैसे कोई नहीं आता। ठीक है, यस मैम, मैंने बहुत सारी टीचर्स की क्लास देखी है, बट आपका बहुत अच्छे से समझ आता है। थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू सो मच मेरी कॉमर्स आर्मी। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपन फोर्थ नंबर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरी, हेक्सर एंड हॉले थ्योरी, फैक्टर इंडोलमेंट थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है फैक्टर इंडोलमेंट थ्योरी। ठीक है, तो ये इसको ही अपन वैसे ही समझेंगे। देखो, यहाँ पे पूरा लिखा गया है, ट्रेड पेयर्स आर ड्राइव बाय डिफरेंस इन फैक्टर इंडोलमेंट लेबर एंड कैपिटल लैंड। देखो, पूरा लिखा गया है, आपके पास थ्योरी है, आपके पास नोट्स है, सब आपके पास होने वाला है। ठीक है, मैं बात करती हूँ ओनली मेरे समझाने में, क्योंकि मेरा काम है यहाँ समझाने का, मेरा ये पीपीटी पढ़ने का काम नहीं है, तो वो सुनना। हेक्सर एंड होले, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेज द कॉलम में बोला जाएगा, ये नाम दिया जाएगा फैक्टर इंडोलमेंट इंटरनेशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो वो दी गई है हेक्सर एंड होले द्वारा। तो ये नाम आएगा, यानी ये इसके क्या है, राइटर है, फाउंडर है। अब ध्यान रखना है कि ये फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, फैक्टर यानी कारक थ्योरी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे हिंदी में क्या हो गई, कारक संसाधन जो थ्योरी है वो क्या कहती है। तो ध्यान से देखते हैं, इसको भी समझते हैं, यहीं पे इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो मेरे लिखना है पहले कि फैक्टर, ठीक है, मैं पहले बात कर रही हूँ फैक्टर के बारे में। ठीक है, फैक्टर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, नाम तो याद हो गया ना किसके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, एक बार रिवाइज भी करा दूंगी ये थ्योरी समझने के बाद में। तो फैक्टर का मतलब आ गया, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मेरे पास यहाँ आ रहा है कारक। ठीक है, कारक आ रहा है, और ये अपन पढ़ किसके रिगार्डिंग रहे हैं, समझ में आ रहा है, किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में अपन पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अपन ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो जो कारक आएगा रिगार्डिंग टू बिजनेस आएगा। तो क्या कहा गया कि जो आप इंटरनेशनल बिजनेस में ये थ्योरी है, इसमें क्या कहा गया, फैक्टर इंडोलमेंट थ्योरी है। तो फैक्टर में क्या कहा, हेक्सर ने दो क्या माने हैं, कारक माने हैं। दो कारक कौन से इन्होंने लिए हैं, एक तो लिया है कैपिटल, ठीक है, इसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, कैपिटल और लेबर। ठीक है, यानी पूंजी और श्रम, पूंजी और श्रम, ये दो क्या लिए हैं, यहां पे चीजें आई। अब क्या हुआ, इनके द्वारा कहना है, हेक्सर एंड होलिंग जो राइटर रहे उनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जब कोई कंट्री जिस फैक्टर को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जिसकी ज्यादा अधिकता है, आप अगर कहो अपने इंडिया की अगर अपन बात करें, तो क्या इंडिया में जो अगर कारक है, फैक्टर है, क्या इंडिया में लेबर की कमी है, क्योंकि बेरोजगारी आप देखते हो, बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी है इसीलिए इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब कि यहाँ पे लेबर आपको मिनिमम कॉस्ट में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मॉर्निंग के टाइम में, जैसे जो मेन एरियाज है वहां पे, जयपुर में आप जाते हो, कोई जयपुर का है या फिर अदर कंट्रीज में भी आप देखते हो,
मॉर्निंग में वो जो लेबर्स होते हैं वो खड़े रहते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे कि कोई व्यक्ति आएगा जिनको भी कोई पर्टिकुलर काम कराना है लेबर से, वो आएंगे और उनको क्या देंगे, काम प्रोवाइड करेंगे। यानी डे टू डे कोई फिक्स नहीं है उनका वर्क। अगर वहां पे कोई व्यक्ति आया, उनको कोई काम दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वापस घर आएंगे। तो ये क्या है, अपना जो इंडिया है वो इंडिया कैसा है, लेबर अबेंडमेंट कंट्री है। यानी यहाँ पे लेबर की कमी नहीं है, मिनिमम कॉस्ट में अपने को लेबर प्राप्त हो सकती है। सेकंड कहा कि कैपिटल अबेंडमेंट, कैपिटल यानी जहां पे पूंजी की कोई कमी नहीं है। तो अगर आप यूएसए की बात करो, अमेरिका की बात करो, तो वहां पे पूंजी की कोई कमी नहीं है। तो क्या कहा इन्होंने, कहा कि जो कंट्री है, जो भी देश है, वो देश क्या करे, जिसमें जिस भी फैक्ट्री की कारक की अधिकता है, वो उसी के रिगार्डिंग क्या करे, उत्पादन करे, और उत्पादन करके क्या करे, उसी का एक्सपोर्ट करे, उसी का क्या करे, एक्सपोर्ट करे। तो ये थ्योरी कौन सी कहलाती है, इसे ही अपन टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम दिया जाए वो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा सेम, टू फैक्टर थ्योरी। क्या सभी को क्लियर हुआ इतनी बात? देखो समझ में आ गया तो बता दूंगी, दोबारा समझा दूंगी। अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, लेबर की कमी नहीं है। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए कैसा है, यूएसए को कैसे वर्क करनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, कैपिटल अबेटमेंट वर्क करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या है, कैपिटल की कमी नहीं है। अपने इंडिया में लेबर की कमी नहीं है। तो इससे होने वाले जो मैन्युफैक्चर उत्पादन है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कंट्री को। ठीक है, डन है यहाँ तक? ओके ओके, मोना, सभी, मुस्किम, सुविक्षा, चलो ओके ओके। अब यहाँ पे ये तो आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है। अब मेरे साथ एक बार क्या करोगे, रिपीट करोगे, ठीक है। मेरे साथ एक बार रिपीट करना है, या आप चैट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि हमें याद हुआ है नहीं। पहले अपने मर्कलिस्टिज्म थ्योरी पढ़ी, वो किसके द्वारा दी गई, दी गई है एडम स्मिथ। क्या कहा गया, इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में इंक्रीज करो, एंड रिड्यूस इन इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या करो, आयात में क्या करो, कमी करो, पहली बात। सेकेंड आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट यानी जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उसका आप मैन्युफैक्चर करो, एक्सपोर्ट करो। जो प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते हैं, जो उत्पाद आपको नीडेबल है लेकिन आप बना नहीं सकते, उनका आप इंपोर्ट कर लो। थर्ड आती है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ये दोनों थ्योरी, मर्कलिस्टिज्म और एडवांटेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, एब्सोल्यूट एडवांस थ्योरी एडम स्मिथ द्वारा। बाकी अगर बात करें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी गई है डेविड रिकार्डो द्वारा, जो दो अलग अलग प्रोडक्ट में पहले कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में देखा जाता है कि कौन सी ऐसी क्या है प्रोडक्ट है जो हमें कम कॉस्ट दे रहा है, उसी का मैन्युफैक्चर और उसी का मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया जाता है, डेविड रिकार्डो थ्योरी है। एंड लास्ट फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिकल इंटरनेशनल थ्योरी, इट्स two factor theory and factor environment theory create by हेक्सर एंड होली। फोर्थ नंबर की थ्योरी, जहां पे कहा है कि कंट्री जिसमें बेस्ट है, दो फैक्टर इन्होंने लिए हैं, एक कैपिटल और एक कौन सा लिया है, लेबर, कि जो कंट्री जिसमें बेस्ट है उसी का उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर और। क्लियर है, डन यहां तक? लिख रहे हो, लिखने में लग रहे हो, पता नहीं किसी की कोई भी आए नहीं रिप्लाई, तो लिख रहे हो क्या, बताओ बताओ। उसके बाद में अपन देखते हैं मॉडर्न थ्योरीज पे चलते हैं, ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज पे चलते हैं। तो मॉडर्न थ्योरीज है, मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहले आती है कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। अब यहाँ पे कंट्री का मतलब देख रहे हो कि देश, सिमिलरिटी का मतलब समानता, इक्विलिटी, बराबर, और थ्योरी का मतलब सिद्धांत ऐसा। तो क्या सिद्धांत ये कहता है उसके बारे में अपन जानते हैं। इसके बारे में आप सर्च जरूर करके, आप सर्च करके मुझे बताओगे कि इसका, मेरे माइंड से स्किप हो गया कि इसके कौन से क्या है राइटर है। तो एक बार इसको अपन देख लेते हैं, यहीं पे समझते हैं। मॉडर्न पे आ गए हैं,
मॉडर्न थ्योरी पे सबसे पहले है कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। कंट्री का मतलब है देश, ठीक है, कंट्री का मतलब है देश। सिमिलरिटी का मतलब है समानता, इक्वल, ठीक है, और थ्योरी सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो कंपनी है, सॉरी कंट्री है, दो कंट्री कौन सी, कंट्री ए है और कंट्री बी है, दो कंट्री है। इन कंट्री का आपस में जो क्या है, मैन्युफैक्चर है, मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बिल्कुल बराबर है, सिमिलर है, समान है। तो ऐसा ये थ्योरी किस पे लागू होती है, उन कंट्रीज पे जो आपस में क्या है, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ देख लो, बिजनेस में देख लो, किसी प्रकार से, लेकिन वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर। सिमिलरिटी का मतलब है बराबर होनी चाहिए, किसके द्वारा, बराबर होनी चाहिए। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं लिंडर 1961 में, ओके, स्टीफन ओके ओके, ठीक है, याद रखना सब। तो यहाँ पे ये जो कंट्री है, मान लीजिए ये कार मैन्युफैक्चर कर रही है, ये भी क्या बना रही है, कार बना रही है, ठीक है, ये भी कार बना रही है, ये भी कार बना रही है ना, कार बनाए जा रहे। अब अगर ये दोनों कंट्री आपस में सिमिलर है, तो इनको ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि यहाँ पे ये कंट्री इस कार का कौन सा पार्ट बना रही है और यहाँ पे एक कंट्री कौन सा पार्ट बना रही है, कौन सा पार्ट बना रही है। तो आपस में इनको मिलके क्या करना है, बिजनेस करना है। किस प्रकार से, कि जब यहाँ पे मान लो कि कार के जो पार्ट है वो कंट्री ए अच्छे से बना रही है, कार को पूरा डिजाइन कौन कर रहा है, कंट्री बी कर रही है, तो इनको क्या करने है, यहाँ पे डिवाइडेशन कर लेने हैं। या मान लो कि कार का इंजन एक कंट्री अच्छा बना रही है, बाकी बॉडी बी कंट्री अच्छी बना रही है, तो इनको ऐसे डिवाइडेशन करके जब ऐसे करा किया जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं इंट्रा। क्या कहा जाता है, इंट्रा कहा जाता है। कि जो क्या है, उस वस्तु को बनाने में आपस में जो वस्तु बन रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, उनके मैन्युफैक्चर में जो चीजें शामिल हो रही है, उनको आपस में कंपनी मिलके क्या कर रही है, बना रही है, वो कहलाता है इंट्रा मैन्युफैक्चर कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी के बेसिस पे। समझ में आया इतनी बात, क्या समझ में आ गई इतनी बात, बताओ, इतनी क्लियर हुई। इंट्रा अगर थ्योरी की बात करते हैं, इंट्रा में क्या आता है, जहां पे जो आपके पार्ट्स बन रहे हैं, मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बेस्ट कौन सा बन रहा है, कहां पे बन रहा है, उसकी बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड और आएगा, जो वर्ड क्या हो जाएगा, उसे अपन कहते हैं इंटर। इंटर वर्ड आएगा। इंटर का मतलब है कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए कार मैन्युफैक्चर कर रही है, कंपनी बी बाइक मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये बाइक यहाँ पहुंचा देगी, कार यहाँ पहुंचाएगी, उसे कहते हैं इंटर। इंटर जो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चर कहलाता है। तो ये दो वर्ड लिए जाते हैं। बाकी अभी तक जितनी अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चंस वगैरह की, तो ये थ्योरी है वो हालांकि नहीं पूछी गई है। जो मैंने क्लासिकल 4 थ्योरी बताई है वो घूम फिर के पूछी जाती है, जिसमें से भी 3 थ्योरी कौन सी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और हेक्सर एंड होले टू फैक्टर थ्योरी। ये तीनों घूम फिरा के इनके मीनिंग भी पूछा जाता है, बीच द कॉलम में भी पूछा जाए किस राइटर द्वारा दी गई। यहां तक डन है तो एक बार बता देंगे कि सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जहां पे आप क्या पढ़ते हो, आपने मतलब 4 नाम सुने होंगे। कि जब अपन क्या करते हैं स्टार्टिंग में पीएलई मतलब पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल,
यहाँ पे आपने 4 स्टेज देखे होंगे। इंट्रोडक्शन, सेकेंड होता है ग्रोथ, थर्ड होता है मैच्योरिटी, एंड लास्ट में होता है डिसलाइन। ठीक है, रायमंड बर्न 1966। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या हुआ? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है कि स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, यहां से जब हम रॉ मटेरियल लेके आए हैं, रॉ मटेरियल लेके आते तो क्या कर रहे हैं, अपन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से लेके, इनोवेशन से लेके, जब वो मार्केट में डिसिप्लिन होने लगता है, सॉरी डिसलाइन होने लगता है, यानी मार्केट से आउट होने लग जाता है धीरे धीरे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है जहां पे जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कंट्री जिस वस्तु का मैन्युफैक्चर कर रही है उसको क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्या हो गई, जो एप्पल है, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं जो आईफोन है, ठीक है, आईफोन है, आईफोन की जो कंपनी आईफोन बना रही है, जो कंट्री आईफोन बना रही है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, इनोवेशन। इनोवेशन कौन सी कंट्री, इनोवेशन कंट्री कहा जा सकता है, इनोवेशन जिसने निर्माण किया है। तो इनोवेशन इंट्रोडक्शन मोड में, जहां पे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और मार्केट में उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फिर जाता है ये किस पे, ग्रोथ पे, फिर धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, जानने लगते हैं लोग। तो ये जो कंपनी है एप्पल है, एप्पल कंपनी है, आईफोन मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, अभी अगर करंट इसका देखें तो ये क्या कर रही है, ये एक्सपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही, प्रोडक्ट बना रही है, फोन बनाया, फोन को बना के क्या कर दिया, इनोवेशन कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, तो इनोवेशन कंट्री हो गई, इनोवेशन कंपनी हो गई। और इंट्रोडक्शन के बाद में जाता है ग्रोथ पे, वो धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या करता है, ग्रोथ कंपनी जैसे मार्केट में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग जानने लगेंगे, तो उसके बाद में आता है मैच्योरिटी लेवल। ये लेवल कौन सा होता है, जहां पे परिपक्वता कहते हैं, परिपक्वता जो स्तर होता है, इस स्तर पे क्या हुआ, यहाँ पे अदर कोई कंट्री है, अदर कोई कंपनी है, अदर कंट्री ने क्या कर लिया, अदर कंट्री ने, देश ने क्या कर लिया, इसके जो पार्ट्स हैं, है ना, क्योंकि अब ऐसा है कि पहले तो एप्पल बना रही थी आईफोन, अब क्या कर लिया, बाकी ने भी इसकी टेक्निक जान ली, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, क्या इसके रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है, ये सारी चीजें। अब ये कंट्री, मान लो एक्स कंट्री है, इसका मैन्युफैक्चर करने लग गई, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस कंट्री से अब ऐसे तो देखिए हमारा बिजनेस डुबा देंगे, ये तो क्या करेंगे, हमारा बिजनेस डुबा देंगे, तो ये क्या करिए कि आप मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चर करो। और एप्पल कंपनी क्या कर देगी, एप्पल कंपनी यहाँ पे उसे क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी। तो वही जो एक्सपोर्ट कंपनी है, एक्सपोर्ट कंट्री है, वही इंपोर्ट कंट्री में कन्वर्ट हो जाती है मैच्योरिटी लेवल पे, एंड देन धीरे धीरे डिसलाइन हो जाता है। डिसलाइन का मतलब वो स्थिति आ जाती है बिजनेस की जहां पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अधिक आपको क्या करना है, जो आपकी प्रमोशन या सेल्स है उस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, एडवर्टाइजमेंट पे, उन सभी पे क्या करना होता है, फोकस करना होता है। तो इसी थ्योरी के यहाँ पे अपन ये 4 चीजें पढ़ते हैं जो मेज द कॉलम क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, इन चारों का मीनिंग पूछा जाता है। और यहाँ पे आते आते कंपनी की क्या है, अच्छे ब्रांड बिल्डअप हो जाता है, ब्रांड अच्छे से बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद में जैसे इसको अगर अपन PLC को पढ़ते हैं मार्केटिंग में, तो वहां पे इसी के बेसिस पे अलग अलग प्राइस स्ट्रेटेजी होती है। तो जैसे एप्पल है, तो एक बार मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि एप्पल कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजी यूज करता है, ठीक है।
और जियो कौन सी यूज, जियो जो टेलीकम्युनिकेशन में जब जियो आया था तो उसने कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजी यूज की थी, तो ये बताओगे, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे न्यू ट्रेड थ्योरी, और साथ ही साथ आता है पोर्टर डायमंड नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, जो सब सिमिलर है, जो आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी देखी है सभी की क्या है, बिल्कुल मोनोपोली। मोनोपोली तो है, लेकिन प्राइस स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई थी, मैंने वो पूछा, प्राइस स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई थी। बताओ बताओ एक बार फटाफट से, मैंने बताया भी था ये आपको। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ मुस्किन, कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट अपनाया, देखो आईफोन आता है, ठीक है, आप एक बार माइंड लगाओ, मैंने ये पूछा आईफोन अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आईफोन 17 की लॉन्चिंग हुई, तो क्या उसकी प्राइस कम रखी इन्होंने, या प्राइस बहुत कम रखी उसके बाद में इंक्रीज की, या फिर यहाँ पे आईफोन जब स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में जैसे हर सितंबर को, हर ईयर की सितंबर में क्या आता है, 9 सितंबर को लॉन्च होता है नया मॉडल आईफोन का, तो इसमें जो स्टार्टिंग में क्या अपनाती है, जो प्राइस स्ट्रेटेजी होती है आईफोन की, वो कौन सी होती है, ये मैंने आपसे पूछा। तो प्राइस स्ट्रेटेजी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस स्ट्रेटेजी अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक प्राइस स्ट्रेटेजी होती है स्कीमिंग, कौन सी होती है, स्कीमिंग होती है। स्कीमिंग कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजी कहलाती है, जहां पे स्टार्टिंग में आप प्राइस बहुत हाई रखते हो, हाई प्राइस चार्ज करते हो कस्टमर से, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम उसके प्राइस रिड्यूस होने लग जाती है। जैसे आज आप मार्केट में जाओगे तो आपको आईफोन अगर प्रो मैक्स लेना तो 150 प्लस आपको ये मिलने वाला है, आईफोन की बात करते हैं 70 जो लेटेस्ट है। अगर वहीं पे इसकी बात करें तो आईफोन 16, आईफोन 15, 14 अगर उनकी प्राइस देखोगे तो स्टार्टिंग में जब वो लॉन्च हुए थे उस टाइम की प्राइसिंग में और प्रेजेंट उनके मॉडल की प्राइसिंग में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसे क्या कहते हैं, जब कोई ब्रांड अपना उसका जो ब्रांड वैल्यू है या मार्केटिंग में अच्छी गुडविल है, तो वो स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, हाईली प्राइस पे इंट्रोड्यूस करती है, लॉन्च करती है, और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस कम करती है, स्कीमिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड सम्मीस विक्षा, वेरी गुड। चलो उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे, ये थ्योरीज हो चुकी हैं, होपफुली सभी को थ्योरीज क्लियर हो गई हैं, यस या नो। अब मुझे इतना बता दो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टैरिफ वेरिएंट, नॉन टैरिफ वेरिएंट, बताओ डन है, क्लियर है यहाँ तक। देखो क्लासिकल थ्योरी है चार, चारों के नाम, चारों के मीनिंग और चारों के जो राइटर है वो याद रखोगे। उसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न थ्योरीज है, हालांकि इतनी ज्यादा नहीं पूछी गई है, जिसमें से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत बार पूछा जाता है, और ये सारी चीजें इनके राइटर्स याद कर लेना। देखो जितनी थ्योरीज है उनके राइटर तो याद करने ही करने, पता नहीं कौन से पूछ ले, तो बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में से जो थ्योरीज दे रखी है उनके सभी के राइटर आप याद रखोगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डन है यहाँ तक, नेक्स्ट मूव करें टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर पर। पेंट्रेशन, जियो ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो स्ट्रेटेजी थी पेंट्रेशन, कि स्टार्टिंग में जियो इस लाइन में नहीं था, इस बिजनेस में जियो नहीं था, है ना, रिलायंस नहीं था, तो जियो ने क्या किया, जैसे जैसे वोडाफोन, आइडिया, नो सॉरी ये एयरटेल वगैरह चल रहे थे, टेलीकम्युनिकेशन में यही थे जो अच्छा खासा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब जियो ने ये सोचा कि अगर जैसी ये सर्विसेज प्रोवाइड करें वैसी ही मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूं, तो क्या जो कस्टमर है
पहली बात, मेरा नया बिजनेस है, मैं इस बिजनेस पे नया हूं, तो क्या मेरे पे जो कस्टमर है वो ट्रस्ट करेगा? क्या कस्टमर मेरे पास आएगा? और हमेशा ध्यान रखना, कस्टमर की एक आदत होती है, कस्टमर जो भी कस्टमर, अपन सब कस्टमर हैं, तो कस्टमर की एक आदत होती है, जहां पे आपको सस्ती चीज दिखेगी जरूर जाएंगे। तो जियो ने क्या दिमाग लगाया, देखो मुकेश अंबानी जी के पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी जी के पास इतना पैसा है कि जिनका इतना टॉप लेवल का जो माइंड चलता है उनको हायर कर रखा है। तो क्या हुआ, जैसे जियो आया, तो जियो के पीछे कहानी क्या थी, जियो के पीछे कहानी सुनना। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने, स्टार्टिंग में जो प्राइस रखी, क्योंकि बाकी जो कंपनीज है वो काफी टाइम से टेलीकम्युनिकेशन वाला जो सेक्टर है, बिजनेस है, उसमें काफी टाइम से है, तो उनपे जो कस्टमर है उनका क्या है, वो कस्टमर मान लो कि लॉयल तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है, ट्रस्ट है, उनका ट्रस्ट उन्होंने बिल्डअप कर लिया अपने कस्टमर के लिए। तो जब जियो आया, तो जियो ने स्टार्टिंग में क्या सोचा कि सर्विसेज सब सेम होती है, आप जियो से रिचार्ज करा रहे हो तो वही एक महीने का एक महीने ही चलने वाला है, एयरटेल से करा रहे हो तो एक महीने का एक महीने ही चलने वाला है। अगर आपने मान लो कि इसमें क्या कराया है, रिचार्ज आपने करवाया है एयरटेल से, तो वो जो फोन कॉल्स आप कर रहे हो, जैसा जियो में करोगे वैसी ही आवाज आएगी, एयरटेल में कर लो, वोडाफोन में, किसी में भी करो, सेम चीजें। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कि हमें कस्टमर कैसे फॉलो करेंगे, कस्टमर हमारे पास कैसे आएंगे, क्योंकि पहले किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर होने चाहिए, है ना, और कस्टमर लाने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब कस्टमर कैसे यहाँ पे आएगा, कैसे इफेक्ट डाल सकता है डायरेक्ट कस्टमर के माइंड पे, कि क्या कर दो, जो भी बैलेंस का प्राइस है वो कम कर दो। क्या कहा इन्होंने कि जो प्राइस है ना इसको आप कम दो, जितनी बाकी अगर एयरटेल जो भी दे रहे हैं, एयरटेल वोडाफोन जितने भी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं पैसे पे, जितना भी चार्ज कर रहे हैं उससे कम में करो अपने, तो डेफिनेटली कस्टमर अपने पास आ जाएगा। 1-1.5 साल में इसने ये किया, अच्छा खासा क्या बना लिया, अपना बिजनेस बना लिया, अच्छा खासा मोनोपोली स्टार्ट कर दी, मोनोपोली हो गई, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे सबने, ज्यादातर कस्टमर ने, आप आज कहीं किसी से भी पूछ लो, एक सिम, जो अगर 2 सिम रख रहे हैं, एक सिम तो डेफिनेटली जियो की होगी उनके पास। काफी सारी पॉपुलेशन में कस्टमर ने स्विच किया जियो पे, तो क्या हुआ यहाँ पे, अब हमारे पास कस्टमर आ चुका है, ठीक है, कस्टमर आ चुका है, धीरे धीरे क्या हुआ, इसने धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज कर दी, ठीक है, धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज कर दी। अब जिस बिजनेस में चलना है, अदर कंपनीज को भी क्या करना होगा, इसके लेवल में लेके चलना होगा, तो बाकी कंपनीज ने भी ऑलरेडी बढ़ाई होगी प्राइस, तो क्या हुआ, इसे अपन कौन सी स्ट्रेटेजी कहते हैं, इसे अपन कहते हैं पेंट्रेशन प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, जो यूनिट नंबर 8 में आपको अच्छे से कवर में कराने वाली हूँ, जियो द्वारा अपनाई गई है। तो ये देखो, जो अपन कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना, कॉमर्स आपके रट्टा मार के आपको जॉब नहीं दिलाती, ठीक है, डेफिनेटली जॉब तो दिलाती है, लेकिन अगर उन कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हो, उन कॉन्सेप्ट को अगर आप माइंड में रखते हो, रियल लाइफ में यूज करते हो, तो आप रियल लाइफ बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि कस्टमर, आप कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ लेते हो, कॉमर्स में बिजनेस पढ़ लेते हो, कॉमर्स में बैंकिंग भी पढ़ लेते हो, टैक्स ऑडिट भी पढ़ लेते हो, तो ये चीजें होती हैं। तो ध्यान रखो कि धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में, अगर आपको आज आईफोन लेना है लेकिन उतने पैसे नहीं, तो धीरे थोड़ा टाइम वेट करो, उसकी सेम मॉडल की प्राइस कम होने वाली, फिर ले लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पे, ठीक है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पे कहते हैं, अब मुझे एक बात बता दो आप सभी, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। देखो अपन आलतू फालतू कोई बात कर नहीं रहे, पहली बात तो ये, मुझे नहीं लग रहा कि आलतू फालतू अपन कोई टॉपिक से हट के कोई बात कर रहे हैं, ऐसा तो अपन कोई टॉक कर नहीं रहे। अब मुझे बता दो कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज्यादा खींचा जा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, या ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। तो ऐसा जब भी जो भी फील हो ना, मेरे को बता दिया करो। जब मैं 1 या 1.5 घंटे आपके साथ हूँ, तो पूरी तरीके से आपके साथ हूँ, कि जैसे जो भी इश्यू आ रहा है पढ़ते टाइम, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सही चल रहा है ना, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अब आता है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। ये जो टैरिफ है इसका तो बाद में समझते हैं अपन क्या मीनिंग है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग मुझे पता है।
आपको भी पता होगा कि बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधाएं। बाधाएं, इतना तो मुझे पता है। अब बाधाएं हैं, किसमें बाधा है? अब अपन पढ़ क्या रहे हैं, एक बार माइंड लगाओ, क्या पढ़ रहे थे अपन, क्या स्टार्ट किया था अपन ने, क्या बिजनेस अपन ने स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, क्या अपन व्यापार पढ़ रहे हैं? तो जो अपनी बाधाएं अपन फेस कर रहे हैं, बाधा आ रही है वो किस में आ रही है, बिजनेस में आ रही है। तो ये इसी को दो भागों में डिवाइड किया है कि एक तो इस प्रकार की आपके पास आ रही है बाधा, तो वो तो टैरिफ है, और इस प्रकार की है तो वो नॉन टैरिफ है। ठीक है, तो अब इन बाधाओं को अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि टैरिफ बैरियर क्या होता है। सबसे पहले अपन जानते हैं टैरिफ बैरियर क्या होता है। टैरिफ अवरोध आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर शुल्क होता है। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, समझेंगे कैसे। मैंने लिखा टैरिफ, ठीक है, टैरिफ लिख दिया मैंने। मैंने कहा कि ये जो टैरिफ है ये क्या कहलाता है, टैरिफ है। तो ये जो टैरिफ मैंने यहां वर्ड मेंशन किया है, ये टैरिफ क्या कहता है, ये टैरिफ कहता है कि जो भी वस्तुएं आप कहा जा रहे हो भाई बिजनेस कर रहे हो और इंटरनेशनल बिजनेस से पढ़ रहे हो, इट मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अदर कंट्रीज आउट ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनमें क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे यहां से यूएसए है, इस कंट्री से अपन क्या कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं। परचेज करने का मतलब क्या हुआ, परचेज कर रहे हैं इट मींस अपन इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि अपन आयात कर रहे हैं। आयात का मतलब क्या हुआ, वस्तु खरीद के लेके आ रहे हैं अपने देश में। ठीक है, यूएसए से मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपने इंडिया में लेके आ रहे हैं। इंडिया में लेके आ रहे हैं, कौन लेके आ रहा है, मोटू लेके आ रहा है। ठीक है, मोटू भाई साहब ये क्या लेके आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट को इंडिया में खरीद के लेके आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। कि यहाँ पे जो मान लीजिए हो सकता है यूएसए में कोई प्रोडक्ट है जो अच्छा है और साथ ही साथ जिसकी डिमांड इंडिया में भी है और यहाँ पे अपने को किफायती दामों में यानी अच्छा सस्ता मिल रहा है। तो मोटू ने क्या सोचा, माइंड लगाया, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो माइंड लगाया कि हम यूएसए से परचेज करके इंडिया में ले आते हैं और इंडिया में उसका क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं जिससे अपन प्रॉफिट कमा लेंगे। ये इन्होंने सोचा, तो इन्होंने यूएसए से वो चीज परचेज तो कर ली, लेकिन उसका बिजनेस अगर इंडिया में करना है, अगर उसका बिजनेस आपको इंडिया में करना है, उस प्रोडक्ट को एंटर भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, इंडिया की गवर्नमेंट को क्या करना हो, गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट देना होगा। पेमेंट का बोल सकते हो, जो ड्यूटीज लगाई जाती हैं, जो टैक्स लगाया जाता है, कि बाहर से अगर कुछ खरीद के आप लेके आ रहे हो इंडिया में और उसका बिजनेस कर रहे हो, तो उस पे आपको हमें इतना प्रतिशत ये चुकाना होगा। तो वो क्या कहलाती है, उसे कहते हैं टैरिफ बैरियर। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा मैम, वो भी जानते हैं। टैरिफ आया, टैरिफ लगाया, ठीक है, टैरिफ लगाया। अब टैरिफ लगाते ही यहाँ पे क्या हुआ, जो भी यूएसए से आपने प्रोडक्ट मंगाया था, जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है उस प्रोडक्ट का इंडिया में आ चुका है। इंडिया में उसमें क्या हुआ, इंडिया की गवर्नमेंट को आपने क्या किया है, कुछ पेमेंट आपने किया है। अब आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, आप क्या लॉस खा के बिजनेस करना चाहोगे, आपका लॉस हो रहा है और आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सिंपल सा फंडा है बिजनेस का कि जिस दिन बिजनेस को लॉस होने लग जाए उसके शटर डाउन हो जाते हैं अपने आप। जैसे वो कितने ही कुछ कुछ ऐसे बोलते होंगे, कुछ देखो, रियलिटी कभी भी कोई अपना बिजनेसमैन अपनी रियल जो फाइनेंशियल सिचुएशन है कोई नहीं शेयर करता। अगर वो आपको बोल रहा है कि लॉस हो रहा है, आप काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो इट मीन्स अगर ऐसा हो रहा होता तो यहाँ ना हम ना आप, कोई नहीं होता। ये है, अब आपको करना है प्रॉफिट अर्न करना है, तो क्या आपने यहाँ पे जो पेमेंट गवर्नमेंट को किया है, क्या आप वो
वसूल नहीं करना चाहोगे? अगर आपने यहाँ इतना पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया और उतने की आपकी सेल हुई, तो वो तो इक्वल हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होगी। हमें तो प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट अर्न करना, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट परचेज कौन करेगा? अब इस हिसाब से ये प्रोडक्ट इंडिया में परचेज कौन करेगा? कस्टमर लेंगे। तो वो जो यहाँ पे कस्टमर लेंगे, तो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट अर्न करना है और कस्टमर के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको एक में से चूज करना ही होता है, तो उसकी प्राइस हाईली भी अगर कोई चार्ज कर रहा है तो वो भी आपको देनी होगी। तो इसे अपन क्या करेंगे? इसका इम्पैक्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैरिफ का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कस्टमर पे पड़ता है, क्योंकि बिजनेसमैन एंड द एंड हाईली प्राइस चार्ज फिर करने लग जाता है। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उस लॉस को ऐड कर देता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, समझ में आ गया टैरिफ क्या है? बताओ, समझ में आ गया या फिर पीपीटी पढ़ूं? बताओ, पीपीटी पढ़ूं क्या? देखो, मैं आपको जैसे 200 की अपने मान लो कि 200 की पूरी नोट्स बने होंगे, जितने मैंने आपको पहले दी बिजनेस एनवायरनमेंट के जो सेपरेट नोट्स दिए हैं वो होंगे शायद 60-70 पेजेस के, और ये जो 126 की ये आपकी पूरी फाइल बनने वाली है जो तैयार हो जाएगी कल परसों में, तो फिर मैं अपलोड कर दूंगी। तो वो पढ़ने से सही है, वो तो आपके पास है ही। तो फिर पेड में जुड़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि ऐसे समझाया जाए। पीपीटी हर कोई पढ़ जाता है, पीपीटी वो चाहे से यहाँ पढ़ो चाहे से वाईटी पे पढ़ो, कहीं पढ़ो, पीपीटी तो आप भी पढ़ सकते हो ना। तो समझ में आया तो वो बदलो। क्लियर है? आ गया समझ में? ओके। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, कुछ बातें और कर लेते हैं। देखो, टैरिफ जो बाधा है, परिभाषा किसी देश की सीमाओं को पार करते समय वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर शुल्क विदेशी उत्पादों को अधिक महंगा बना देते हैं। महंगा बनाना, मैंने बोला प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली क्या हो गया? कॉस्टली हो गया। उसके बाद में यहाँ पे इसके प्रकार दिए गए हैं। मत माइंड पे बर्डन लेना, कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक, ऐसा कुछ ऐसा बर्डन नहीं, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है जो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां पे ये टॉपिक अटैच किया गया है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन यहाँ पे, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एपी के लिए मैं बोलता हूँ, तो एपी में बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछ लेगा पार्ट हो क्या हो गया, उसका मीनिंग क्या है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नेट के जितना उसमें हाईली वो नहीं करता, जो बोलते हैं लेवल को इतना अपग्रेड नहीं करता। मैंने पहले बता दिया सबसे हाईएस्ट लेवल नेट का ही होता है, उसके बाद में होता है एपी का, एंड देन सबसे लोवेस्ट लेवल होता है एसेट का। हाँ, पीपीटी से समझ नहीं आता है, कुछ कुछ ऐसी यूनिट होती है नहीं आता है। अब मेरी बात सुनो, नन टैरिफ पे आ गए। ठीक है, नन टैरिफ है गैर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि आप वसूल कर रहे हो। ठीक है, जब आप पैसा वसूल कर रहे हो, पेमेंट आप ले रहे हो गवर्नमेंट से, तो उसका तो अपन ने नाम दे दिया टैरिफ। अगर मान लो गवर्नमेंट ही आपको ऐसे कह दे कि इस प्रोडक्ट की 500 यूनिट्स ही आपको सेल करनी है, या इस प्रोडक्ट की आपको 200 ही यूनिट है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आप कर रहे हो वो आपको करना है, तो जब पेमेंट पे ना लगा के, पेमेंट पे बैरियर ना लगा के क्वांटिटी पे लगा दे, क्वांटिटी यानी मात्रा, मात्रा पे जब बाधाएं लगाई जाती है तो उसे नन टैरिफ कहते हैं। किस प्रकार से और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आओ समझते हैं। नन नन टैरिफ नन टैरिफ लिमिट फिक्स करना। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनो। क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये है मोटू कुमार, ठीक है, ये काम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का वर्क ये कर रहे हैं, इंडिया में है ये। तो डेली
क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उस प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, इनको गवर्नमेंट ने क्या कहा, इनको कहा, क्या कहा कि ये जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, इसकी जो क्या है, क्वांटिटी है यानी मात्रा है, वो मात्रा हम निर्धारित कर रहे हैं, यानी एक क्या कर दी, लिमिट डिसाइड कर दी और लिमिट बना दी कि 500 यूनिट ही आप बेच सकते हो, 500 यूनिट ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इन पे क्या आ गया, प्रेशर आ गया। तो इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पहले तो जहां पे टैरिफ में तो क्या हुआ कि उसने प्राइस इंक्रीज कर दी, अब यहाँ पे लिमिटेड कर दिया, तो क्या उसकी डिमांड आप कस्टमर की फुलफिल कर पाओगे, इसको क्या कहते हैं, इसको अपन नॉन टैरिफ को कोटा के नाम से भी जानते हैं, ये वर्ड भी दिया जाता है, कोटा वाला कोटा नहीं, ये कोटा के नाम से भी जानते हैं। कोटा यानी आपका कोटा फुलफिल हो गया, जाओ आज का कोटा फुलफिल हो गया, यहाँ पे आज अपने जो भी टारगेट थे, टॉपिक्स, वो अपन ने कवर कर लिए, तो हम कहते हैं कि आज का कोटा तो हमने फुल कर लिया, कल मिलते हैं। तो कोटे का मतलब कि जितना आपने फिक्स कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, नन टैरिफ, कोटा पैरियर। डेफिनेटली क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी क्या होगा, तो इसमें कहां पड़ेगा, जो कस्टमर की क्या होगी, कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर की क्या है, डिमांड है, उस पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ने वाला है नन टैरिफ से। डन, क्लियर हो गया, नन टैरिफ क्या होता है, समझ लेते हैं, समझ लिया, पढ़ लेते हैं। देखो, टैरिफ के अलावा कोई भी नीति या उपाय जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंध करती है, ठीक है, पेमेंट लेने के अलावा जो भी अड़ंगे डाले जा रहे हैं बिजनेस में, उन्हें नन टैरिफ ही कहते हैं, ठीक है। परोपकार क्या होता है, कोटा हो गया, आयात इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं को क्या करना, मात्रा लगा देना, लिमिटेशन लगा देना। देखो, टैरिफ का मतलब याद रख लो कि क्या करना, जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो उन पे क्या करना, कुछ टैक्स लगाना या ड्यूटीज वसूल करना, कुछ पेमेंट लेती है गवर्नमेंट, तो उसे टैरिफ करना। बाकी जो भी काम आगे जिससे क्या हो रहा है, बैरियर, बाधा उत्पन्न हो रही है व्यवसाय में, व्यापार में, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, तो वो नन टैरिफ में का पार्ट बन जाएगा। तो सब्सिडी हो गई घरेलू उत्पादों को, इसके पार्ट ये मतलब है कि जो काम किया जा रहा है नन टैरिफ में, कहां कहां क्या लगा सकते हैं, बैरियर लगा सकते हैं। सब्सिडी हो गई, आयात लाइसेंस हो गया, प्रतिबंध हो गया, तकनीकी बाधाएं हो गई, स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध हो गया, ये सारे हैं। बाकी कोटा ही पूछा जाता है आपसे, ये कुछ नहीं पूछा गया, बस कोटा का मीनिंग पूछ लिया जाता है, जो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। any policy or measures other than a tariff that restricts international trade, कोटा आ गया, सब्सिडी आ गई, इंपोर्ट लाइसेंस आ गया, गोज आ गया, टेक्नोलॉजी बैरियर आ गया, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आ गए, और कुछ अब क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आप बताते हुए चलोगी। चलिए बताइए फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बताने हैं। बताओ, डी आंसर। कंफर्म हो सब, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ लगा के वो वाली आदत की भाई नहीं, उपरोक्त सभी आ गया तो वही आंसर बन जाता है, ऐसा कुछ, तो नहीं सोचा ना आपने।
फॉल रहेगा जो अपन प्रैक्टिस करेंगे ना उसमें। ये तो एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, आपको समझ में आ गया उसके लिए। चलो, तो क्या बोला है, टैरिफ इज ऑल्सो नॉन, किसके रूप में जाना था, ट्रेड टैक्स हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज हो गई, कस्टमर ड्यूटीज हो गई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन टैरिफ बैरियर एग्जांपल क्या है, नॉन टैरिफ एग्जांपल क्या है, इसीलिए मैंने बताया था कि ये भाग है सब, जो क्या है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग हो गया, सब्सिडीज हो गई, एक कोटा हो गया, अरे मैंने तो बोल ही दिया, मस्त। चलो बताओ। मुस्किन, सुरक्षा, सब एक आंसर दे रही हो भाई। ओके, कोटा, पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे एक मैं बात पूछ रही हूँ, एक तो देखो अपनी एक पॉलिसी की बात करते हैं, ट्रेड पॉलिसी की, और एक होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये आप पे डिपेंड करता है। देखो बीओपी है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं ये सेम, इसका बोलते हैं ये इतना फेवरेट है हर गवर्नमेंट का, मान लो हर जो भी अपनी जो कॉमर्स का सिलेबस है, नेट सेट या फिर एपी, हर जगह पूछा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 अकाउंट्स अपन बनाते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम आरपीएससी का हुआ है वहां पे भी पूछा गया है, सेट में पूछा जाता है, एपी में पूछा जाता है। तो एक बार मुझे बताएंगे, क्या इसको टॉपिक को आज ही अपन कवर कर ले, बताओ। तो क्वेश्चन पूछा गया है, विच इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेट्स टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर की बात करते हैं तो टैरिफ एक बार माइंड में आ सकता है कि टैरिफ का मतलब ट्रेड से रिलेटेड है, और ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन आपको कौन सी दिख रही है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कब आया था, किसी को याद है, 1995 में आया था। किसके रिप्लेस किया था, गेट को रिप्लेस किया था। और गेट कब आया था, 1947 में आया था, और 1947 में आया था। फुल फॉर्म आप बताओगे, कल करें? ओके, कोई नहीं। देखो, कल अपने टॉपिक जो रहने वाले हैं, एक एफडीआई वाला जो टॉपिक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इंटरनेशनल बिजनेस आपका कल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, डब्ल्यूटीओ, आसियान, नाफ्ता, साता, और जो आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, ये बचे हुए हैं, ये अपन कवर कर लेंगे कल और परसों में। परसों आपके ऑल यूनिट्स के, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, सब दोनों को मिला के अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, 1947 में, फिर इसको रिप्लेस करके WTO आ गया 1995 में। चलो ठीक है। अभी जैसे जो आपको शेड्यूल आपने देखा होगा, कल मैंने पीडीएफ शेयर की थी आपके साथ, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो टेंशन मतलब टाइमली अपना जो टाइम अपन ने डिसाइड किया है उसमें अपना कोर्स अपन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक वो कंप्लीट हुआ है। तो आज मेनली अपन ने 2 टॉपिक पढ़े हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज है, सेकंड अपन ने टैरिफ नॉन टैरिफ पढ़ा है, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और लास्ट में जितना आपने पढ़ा है डेफिनेटली आपने साथ में शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, और उसके रिगार्डिंग जो लास्ट बिजनेस एनवायरनमेंट जितना अपन ने पूरा कंप्लीट किया था उसको अच्छे से पढ़ लोगे। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं कि इनका फुल फॉर्म क्या होती है, वो चीजें भी पूछी जाती हैं, लेकिन जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे। सोशल कल्चर फैक्टर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ जो आपका पार्ट बनता है जहाँ पे माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट का, वो भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और थ्योरी से क्वेश्चन हालांकि कम आते हैं, लेकिन जरूर ध्यान रखना है। बाकी नेट वाले स्टूडेंट के लिए मेजरली सारे टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाइए भाई, ऐसे ही पढ़ाइए, आप टेंशन मत लो, ठीक है।
तो आपको कल तक नोट्स मिल जाएंगे इस यूनिट के भी। बाकी साथ में उन नोट्स का प्रिंट करना है, पैनल पीडीएफ का प्रिंट मत निकाला करो, इसको पढ़ लिया करो वैसे ही लैपटॉप में, फोन में वैसे ही। बाकी वो नोट्स है जिसमें सारी चीजें कवर होती हैं, और आप सभी के लिए शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं जो जल्द ही आपको मिल जाएंगे, बस उसकी एक बार पीपीटी बन जाए। तो वो नोट्स मैंने भी बनाए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के मैंने बना दिए हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के मैं अभी बनाऊंगी, ठीक है। और संडे को हो सकता है आपकी क्विज रखी जाए, हर संडे जितना आपने पोर्शन 6 दिन में कवर किया है वो संडे के दिन पूरा कंप्लीट उसकी क्विज में क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। हाँ बिल्कुल रखे जाएंगे, थैंक यू सो मच।